करोड़ों खर्च और एयरपोर्ट्स बंद, भारत के खाली एयरपोर्ट्स की अनकही कहानी। सुनसान रनवे, खाली पड़े चेक इन काउंटर और सन्नाटे में डूबे विशाल टर्मिनल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जमीनी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो सच में भारत के एविएशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। उड़ान योजना का नाम तो सुना ही होगा। क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके देश भर में कई नए एयरपोर्ट बनाए गए। विजन बहुत ही शानदार था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज इनमें से कई एयरपोर्ट्स पर एक भी कमर्शियल उड़ान नहीं आ रही है। तो आखिर इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे की पहल इस तरह कैसे ठप पड़ गई? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। साल 2016 में जब उड़ान योजना शुरू हुई थी तो वादा बहुत ही स्पष्ट था, छोटे शहरों को जोड़ना और आम नागरिक के लिए हवाई सफर को सस्ता बनाना, यानी चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। ये एक बहुत ही खूबसूरत सपना था, लेकिन अगर आज की हकीकत से इसकी तुलना करें तो छोटे शहरों में बने इन खूबसूरत टर्मिनल्स में सिर्फ और सिर्फ खाली गलियारों की गूंज सुनाई देती है। भव्य उद्घाटनों की चकाचौंध तो खत्म हो गई और अब असलियत ये है कि कई जगहों पर संचालन पूरी तरह से ठप है। करोड़ों की सार्वजनिक पूंजी वहां बस एक तरह से फंसी हुई है। और ये कोई एक या दो एयरपोर्ट्स की कहानी नहीं है। संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उड़ान योजना के तहत बनाए गए या अपग्रेड किए गए 15 क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स पर कमर्शियल उड़ानें अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, पूरे 15 एयरपोर्ट्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के वक्त आखिर क्या कमी रह गई थी। उदाहरण के लिए आजमगढ़ एयरपोर्ट के 2024 के इन मासिक यात्रियों के आंकड़ों पर ही गौर करें। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यात्रियों की संख्या बमुश्किल 100 से 160 के बीच टिकी रही। फिर नवंबर आते आते ये गिरकर सिर्फ 29 रह गई और दिसंबर में बिल्कुल शून्य, जीरो। ये एकदम से नीचे गिरता हुआ ग्राफ उस रहस्य को और गहरा कर देता है कि आखिर उद्घाटन के कुछ ही महीनों के भीतर लोगों का इंटरेस्ट और मांग इतनी तेजी से क्यों गायब हो गई। द ग्राउंडेड 5 ठप बुनियादी ढांचे की केस स्टडीज। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और एक एक करके उन 5 सबसे चर्चित एयरपोर्ट्स की केस स्टडी करते हैं जिनका संचालन अब बंद हो चुका है। इससे ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि जमीनी स्तर पर असल में क्या गलत हुआ। शुरुआत करते हैं सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट से। हिमालय की चोटियों पर 605 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एयरपोर्ट किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं माना जाता। लेकिन ये खूबसूरत एयरपोर्ट खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और पेलोड के प्रतिद्वंद्वों से लगातार जूझता रहा। नतीजा क्या हुआ? एयरलाइंस के लिए यहां छोटे विमानों को मुनाफे में चलाना लगभग असंभव हो गया और इसी वजह से 2018 में उद्घाटन के बाद से अब तक यहां बार-बार उड़ानों को निलंबित करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे वैश्विक बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार के रूप में भारी प्रचारित किया गया था। ऐसी उम्मीद थी कि श्रीलंका, थाईलैंड और जापान से सीधे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहां उतरेंगे, लेकिन ये जो अत्यधिक आशावादी अंतर्राष्ट्रीय अनुमान थे ना, वो जमीनी हकीकत में कभी बदल ही नहीं पाए। स्थानीय घरेलू मांग भी बहुत कमजोर रही और आखिरकार उद्घाटन के महज 2 साल के भीतर नवंबर 2023 में यहां से सभी उड़ानें निलंबित हो गई। अब देखते हैं आजमगढ़ की कहानी। मार्च 2024 में एक बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ, लेकिन इस एयरपोर्ट का जीवन काल अविश्वसनीय रूप से छोटा रहा, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यात्रियों ने हवाई सफर के बजाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बेहतर रेलवे नेटवर्क को ज्यादा प्राथमिकता दी। और क्यों ना दें, वो बहुत सस्ते और पहले से स्थापित विकल्प हैं। सीधी सी बात है, अगर सड़क और रेल मार्ग बेहतरीन हो तो छोटे रूट पर महंगी हवाई यात्रा का विकल्प अक्सर लोगों को आकर्षित नहीं कर पाता। इसी तरह चित्रकूट एयरपोर्ट ने भी काफी संघर्ष किया। मार्च 2024 में 19 सीटर उड़ानों के साथ शुरुआत तो हुई, लेकिन दिसंबर 2024 आते आते उड़ानें पूरी तरह ठप हो गईं। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि आप सिर्फ मौसमी धार्मिक पर्यटन के भरोसे किसी एयरलाइन को नहीं चला सकते। एक मजबूत, साल भर चलने वाले व्यावसायिक इकोसिस्टम के बिना एयरलाइन का अर्थशास्त्र काम कर ही नहीं सकता।
एयरलाइंस को अपना खर्च निकालने और लाभ कमाने के लिए नियमित यात्रियों की जरूरत होती है। पांचवां उदाहरण उड़ीसा का राउरकेला एयरपोर्ट है। यहाँ स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत ही मजबूत आधार होने के बावजूद क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी सफल नहीं हो पाई। इसका कारण छोटे विमानों को संचालित करने की बहुत ही उच्च लागत और उससे मिलने वाला बेहद कम रिटर्न। एयरलाइंस के लिए इस रूट पर अपनी उड़ानों को जारी रखना आर्थिक रूप से बिल्कुल भी व्यवहार्य नहीं रहा और अंततः यहाँ भी सेवाएं रोक दी गईं। प्रणालीगत विफलता, ये एयरपोर्ट्स क्यों विफल हुए? अब हम इन व्यक्तिगत मामलों से थोड़ा पीछे हटते हैं। आइए उन गहरी प्रणालीगत, आर्थिक और नीतिगत विफलताओं का निदान करें जो इन सभी खाली रनवे को एक साथ जोड़ती हैं। असल में इस पूरी समस्या की जड़ कहाँ है? अगर हम पैटर्न देखें तो विफलता के कुछ बहुत स्पष्ट और मुख्य कारण सामने आते हैं, जैसे कि अवास्तविक यात्री अनुमान, बहुत ही कमजोर व्यवहार्यता अध्ययन और बेहतर होती रेल और सड़क सुविधाओं से मिलने वाली कड़ी टक्कर का कम आकलन। ये सभी निष्पक्ष तथ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या मांग की कठोर साक्ष्य आधारित योजना बनाने से ज्यादा महत्व राजनीतिक दबाव और भव्य उद्घाटनों की जल्दबाजी को दिया गया? ये सोचने वाली बात है। और यह स्थिति बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को कैसे गलत आंका गया। इकोनॉमिक टाइम्स का एक कोट पूरी कहानी को एक वाक्य में समेट देता है: नीतिगत महत्वाकांक्षा और वास्तविक मांग की खराब समझ के बीच एक असंतुलन। बुनियादी अनुमान ये लगा लिया गया था कि छोटे शहरों के लोग तेजी से महंगे हवाई सफर की ओर रुख करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत साबित हुआ। बुनियादी आर्थिक हकीकत और नीतिगत सपनों के बीच सच में एक बहुत बड़ी खाई थी। इसे हम सब्सिडी ट्रैप या सब्सिडी का जाल कह सकते हैं। उड़ान योजना के तहत 4,472 करोड़ रुपए से अधिक की वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF दी गई। आसान भाषा में समझें तो एयरलाइंस केवल तब तक इन रूट्स पर उड़ रही थीं जब तक कि सरकारी पैसा उनके नुकसान की भरपाई कर रहा था। ये एक पूरी तरह से कृत्रिम समर्थन था। जैसे ही वो सब्सिडी खत्म हुई, एयरलाइंस तुरंत वहां से हट गईं, क्योंकि असल में उन रूट्स पर अपने दम पर कमाने का कोई आर्थिक लाभ था ही नहीं। दीर्घकालिक नुकसान, करदाताओं पर भारी बोझ। अब ध्यान उस लगातार हो रहे वित्तीय नुकसान की ओर ले जाते हैं जो ये बंद पड़ी संपत्तियां सीधे तौर पर जनता पर डाल रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब उड़ानें बंद हो जाती हैं, तब भी वहां पैसे का खर्च होना बंद नहीं होता, मीटर चालू रहता है। कुशीनगर एयरपोर्ट के रखरखाव की लागत के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 0 कमर्शियल उड़ानों और 0 सक्रिय यात्रियों के बावजूद 2023-24 में 719 लाख रुपए और 2024-25 में 759 लाख रुपए खर्च किए गए। जी हां, यात्री एक भी नहीं, लेकिन खर्च लाखों में। यानी बेकार पड़े रनवे के रखरखाव, सुरक्षा गार्ड्स, कर्मचारियों, बिजली और बुनियादी ढांचे की देखभाल के लिए हर साल करदाताओं का करोड़ों रुपया लगातार पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह सिर्फ एक सीधा खर्च नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर की लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फंसी हुई सार्वजनिक पूंजी का मतलब है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए इन खाली और कम उत्पादकता वाली संपत्तियों में लॉक हो गए हैं, उनका उपयोग अस्पतालों को बनाने, स्कूलों को बेहतर करने या रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण जैसी आम जनता की रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए किया जा सकता था। टिकाऊ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मांग। भविष्य की ओर देखते हुए यहां से सीखने वाला सबक ये बिल्कुल नहीं है कि क्षेत्रीय विकास को रोक दिया जाए। विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन सबक ये है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक बहुत ही अनुशासित और यथार्थवादी दृष्टिकोण की मांग की जाए। एक टिकाऊ बुनियादी ढांचा रणनीति के लिए असल में क्या चाहिए, वो ये 4 कदम हैं। नए टर्मिनलों के लिए कंक्रीट डालने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि एक मजबूत मांग का पूर्वानुमान हो, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा उसका ऑडिट किया जाए, सड़क और रेल नेटवर्क के साथ उसका तालमेल हो और प्रोजेक्ट बनने के बाद उसका पारदर्शी मूल्यांकन हो। सीधे शब्दों में कहें तो एयरपोर्ट बनाने से पहले वहां एक मजबूत आर्थिक इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और अंत में यह एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना आवश्यक है। क्या विकास का पैमाना सिर्फ भव्य उद्घाटनों, रिबन काटने और नए निर्माणों की संख्या होनी चाहिए, या फिर जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ उन टिकाऊ परियोजनाओं को महत्व देना चाहिए जो लंबे समय तक वास्तव में जनता के काम आए और करदाताओं के पैसे का सही उपयोग करें? सफेद हाथी बन चुके इन खाली एयरपोर्ट्स की असली कीमत हमें यही सोचने पर मजबूर करती है।